नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ जुडिशरी। माय नेम इज चांद कुबा। दोस्तों, नया साल आ चुका है और इस 2023 के वर्ष में हमें बहुत सारे एग्जामिनेशंस देखने को मिल रहे हैं। इसमें यूपी का एग्ज़ाम आ गया है, छत्तीसगढ़, पंजाब, ये तो तीनों के एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक हैं। इसके अलावा भी और कई सारे स्टेट्स के एग्ज़ाम आने की यहाँ पर उम्मीद लगाई गई है। ऐसे में आज हम जानेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और समझेंगे कि 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की जो जजमेंट्स आई हैं उनमें क्या क्या बातें कही गई हैं। बेसिकली हमें यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की बात करनी है और ब्रीफली समझेंगे कि उन जजमेंट्स में क्या क्या बातें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किन किन मुद्दों पर कही है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन से। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप किसी भी स्टेट जुडिशियल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी IQ जुडिशरी के स्मार्ट कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। इस स्मार्ट कोर्सेज को आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। इसमें सभी मेजर माइनर लॉज, लोकल लॉज आपको दिए जाते हैं। साथ ही में अगर आपकी स्टेट में कोई करंट अफेयर्स का पोर्शन पूछा जाता है या फिर GS का पोर्शन पूछा जाता है या फिर लैंग्वेज का पोर्शन पूछा जाता है तो उस पर भी आपको तैयारी करवाई जाती है। इसी के साथ साथ आपको प्री की टेस्ट सीरीज दी जाती है और हर फ्राइडे आपको मौका मिलता है आपकी फैकल्टी से लाइव जुड़ के उनसे अपने सवाल पूछने का। आपको करना क्या है, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, अपनी स्टेट का कोर्स जो है उसे चूज़ कीजिए और जब भी आप वहाँ से चेकआउट कर रहे होंगे आपको वहाँ चेकआउट करते समय CHAND का ये कोड इस्तेमाल करना है। चांद का ये कोड इस्तेमाल करने पर आपको पूरा का पूरा ये जो कोर्स है एक बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। दैट इज़ 10,499 रुपीज़ में आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप मेरे सेशंस की PPTs डाउनलोड करना चाहें या फिर इनके लिंक्स पाना चाहें तो आप टेलीग्राम के इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे DM करना चाहें तो इंस्टाग्राम की इस ID पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट्स की। देखिए, अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में एक बहुत अच्छा नंबर हमें देखने को मिलता है। दैट इज़ 11 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट्स वर पास्ड इन 2020। 2021 में ये नंबर घट के केवल 3 रह गया था और 2022 में हमें 4 जजमेंट्स देखने को मिलती हैं। आज हम इन्हीं 4 जजमेंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली जो जजमेंट है दैट इज जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये वो जजमेंट है जिसमें जो 10% की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन दी गई थी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए उसे अपहोल्ड किया गया था। चलिए जानते हैं इसके बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस वाज अपहेल्ड, जो कि हमें दी गई थी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। ये जो बेंच था इसमें CJI उस समय के जो थे जस्टिस UU ललित, उनके अलावा जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस S रविंद्र भट्ट एंड बेला M त्रिवेदी, जस्टिस JB पारदीवाला, ये सब इसमें शामिल रहे। इस जजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें 3:2 की जजमेंट में ये हमें वर्डिक्ट देखने को मिलता है। 3:2 की रेशियो में हमें ये वर्डिक्ट देखने को मिलता है, जहां पर जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस JB पारदीवाला इन्होंने मेजॉरिटी जजमेंट डिलीवर करते हुए इस पूरी की पूरी रिजर्वेशन को अपहोल्ड किया। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें जो माइनॉरिटी या डाइसेंटिंग जजमेंट थी उसमें आ जाते हैं ऑनरेबल उस समय के जो CJI थे दैट इज जस्टिस UU ललित एंड उनके साथ जस्टिस S रविंद्र भट्ट, इन्होंने डाइसेंटिंग नोट लिखा और इनके साथ कंकर करते हैं जस्टिस UU ललित। तो ये था पहला जजमेंट जो कि हमने देखा। इसके अलावा हमें यहाँ पे जो दूसरा जजमेंट देखने को मिलता है वो है MS त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंसेस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। ये वो जजमेंट है जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट अ जजमेंट डिलीवर्ड बाय अ लार्जर बेंच विल प्रिवेल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ जजेस कंस्टिट्यूटिंग द मेजॉरिटी। इसे समझते हैं। मान लीजिए कि आज एक मुद्दे पर 5 जजेस की बेंच ने डिसीजन दिया, यूनानिमसली 5 जजेस की बेंच ने उस जजमेंट में एक अपना डिसीजन दिया। यही पूरा का पूरा मुद्दा एक बड़ी बेंच के पास चला जाता है, लेट्स से 7 जजेस की बेंच के पास चला जाता है और उस 7 जजेस की बेंच में 4 जजेस की जो थी वो मेजॉरिटी 4:3 की रेशो में वर्डिक्ट आता है। अब ये जो 4:3 की जो वर्डिक्ट है ये मान लीजिए कि इस वर्डिक्ट से डिफरेंट आता है। यहाँ पर जो मेजॉरिटी ओपिनियन था वो यहाँ पर हो गया माइनॉरिटी ओपिनियन, बट स्टिल आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मेजॉरिटी ओपिनियन था वो 5 जजेस ने दिया था, लेकिन यहाँ जो मेजॉरिटी ओपिनियन है वो 4 जजेस ने दिया था। पर क्योंकि ये एक लार्जर बेंच है इसलिए ये जजमेंट जो है अपहोल्ड होगी रादर देन दिस। मैं फिर आपको बताता हूँ कि मान लीजिए एक जजमेंट थी, उस जजमेंट में जो ओपिनियन दिया गया या जो जजमेंट दी गई वो पहली बार में 5:0 की रेशियो में दिया गया, यानी कि 5 जजेस ने यूनानिमसली
उस पूरे मुद्दे पर जजमेंट दी। दूसरी बार वो मामला जो है एक लार्जर बेंच के पास जाता है, 7 जजेस की बेंच के पास जाता है। 7 जजेस में से 4:3 की रेशो में वो जजमेंट आता है, जिसमें पहली बार जो 5 जजेस ने जिस मुद्दे पर अपनी यूनानिमस जजमेंट दी थी, इस बार वो माइनॉरिटी का ओपिनियन बन जाता है और मेजोरिटी में हमें देखने को मिलता है कि सिर्फ 4 जजेस उस पर अपनी डिसीजन दे रहे हैं। बट स्टिल ये 4 का जो डिसीजन होगा ये इन 5 पे भारी पड़ जाएगा, क्योंकि ये जो बेंच है ये लार्जर बेंच है फ्रॉम दिस वन। सो ये यहाँ पर इस पूरी जजमेंट में कहा गया है। ना यहाँ पर क्या क्या बातें हमें और देखने को मिलती हैं, चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो पूरा का पूरा डिसीजन आया है ये किस में आया है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जिसमें जस्टिस इंदिरा बनर्जी, हेमंत गुप्ता, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस MM सुंदरेश एंड जस्टिस सुधांशु धुलिया, ये सब इसमें शामिल रहे। और इसमें कहा गया कि अ जजमेंट डिलीवर्ड बाय अ लार्जर बेंच विल प्रिवेल इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ जजेस कंस्टिट्यूटिंग द मेजॉरिटी। अब ये इसका एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दिया। इसमें और 2-3 बातें कही गई, वो ये कि द व्यू ऑफ आर्टिकल 145 क्लॉज 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कंकरेंस ऑफ a majority of the judges at the hearing will be considered as the judgment or opinion of the court. Now please understand 145 कहता क्या है। 145 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है टू मेक सर्टेन रूल्स, और उसमें जो क्लॉज 5 है वो ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट या ओपिनियन होगा वो केवल वही जजमेंट एंड ओपिनियन डिलीवर किया जाएगा जो कि मेजोरिटी जजमेंट होगा। नाउ जैसे कि मैंने आपको कहा कि लेट्स से 7 जजेस का कोई बेंच है, इसमें 4:3 की जो है वो मेजोरिटी होती है, तो जो 4 जजेस का मेजोरिटी ओपिनियन होगा वो जजमेंट यहाँ पर डिलीवर किया जाएगा, और उसी में कहा गया कि ये फिट बैठेगी कहानी। नाउ इट इज सेटल्ड दैट द मेजोरिटी डिसीजन ऑफ द बेंच ऑफ लार्जेस्ट स्ट्रेंथ वुड प्रिवेल ओवर द डिसीजन ऑफ बेंच ऑफ लेसर स्ट्रेंथ। सो ये बात इस जजमेंट में कही गई। एक और जो इंपॉर्टेंट जजमेंट हमें देखने को मिलती है वो है नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। अब इसमें जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से जुड़ी हुई बात कही गई। क्या बात कही गई, चलिए देखते हैं। इसमें कहा गया कि डायरेक्ट एविडेंस ऑफ डिमांड और एक्सेप्टेंस ऑफ ब्राइब इज नॉट नेसेसरी टू कन्विक्ट अ पब्लिक सर्वेंट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। नाउ ये जो बात है ये इस तरह से है कि अगर इनडायरेक्ट एविडेंस भी एक पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मिल रहा है कि उसने करप्शन की है, या फिर यहाँ पर इन्फ्रेंशियल एविडेंस भी हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो दैट इज सफिशिएंट इनफ टू कन्विक्ट अ पब्लिक सर्वेंट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ये बात इसमें कही गई। ये जो बेंच था इसमें कौन कौन था, तो जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस V रामासुब्रमणियन एंड जस्टिस BV नागरत्ना, इन सब की बेंच थी। held that the direct evidence of demand or acceptance of bribe is not necessary to convict a public servant under the Prevention of Corruption Act, and that such effect can be proved through circumstantial evidence. So circumstantial evidence काफी है। एक और important बात यहाँ पर जो कही गई वो ये कि even if the direct evidence of the complainant is not available, या फिर डायरेक्ट जो कंप्लेनेंट था उसकी डेथ हो जाती है, चाहे या फिर उसकी डेथ ना भी हो और कंप्लेनेंट है जो है वो होस्टाइल हो जाता है, होस्टाइल विटनेस बन जाता है, तो ऐसे केस में भी यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई डायरेक्ट एविडेंस की जरूरत नहीं है। देयर कैन बी कन्विक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इफ द डिमांड फॉर इलीगल ग्रेटिफिकेशन इज प्रूव्ड थ्रू इन्फ्रेंशियल एविडेंस बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस। सो बेसिकली मुद्दा यही है कि सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पर भी हम एक पब्लिक सर्वेंट को यहाँ पर कन्विक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट एविडेंस की जरूरत नहीं है। आखिरी जो जजमेंट थी वो थी सुखपाल सिंह खेरा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये जो जजमेंट है देखते हैं किस मुद्दे से जुड़ी हुई है। तो इसमें बात की गई है सेक्शन 319 CRPC की, और कहा गया है कि सेक्शन 319 CRPC पावर हैज टू बी एक्सरसाइज्ड बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ सेंटेंस ऑफ कन्विक्शन। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि 319 बात क्या करता है। सो इसके 2 जो सब सेक्शन है वो यहाँ पर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। क्या कहता है 319 CRPC? It says the power to proceed against other persons appearing to be guilty of offense. कहता है जी where in the course of any inquiry into or trial of an offense it appears from the evidence that any person not being the accused has committed any offense for which such person could be tried together with the accused, the court may proceed against such person for the offense which he appears to have committed offense. So basically क्या है, मान लीजिए एक ट्रायल चल रहा है
जिसमें ए को एक्यूज बनाया गया है, दोषी बनाया गया है, बट यहां पर कोर्ट को यह भी लग रहा है कि ए के अलावा बी जिसे दोषी नहीं बनाया गया है वो भी इस पूरे के पूरे ऑफेंस का भागीदार है, वो भी को एक्यूज होना चाहिए। तो यहां पर कोर्ट को यह परमिशन दी गई है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी कोर्ट प्रोसीड कर सकता है। इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है? वेयर सच पर्सन इज नॉट अटेंडिंग द कोर्ट हियरिंग he may be arrested or summoned as the circumstances of the case may require for the purpose of aforesaid। so basically यहां पर उस व्यक्ति को समन किया जा सकता है और अरेस्ट भी किया जा सकता है अगर वो पूरी की पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं है, फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 319। नाउ इसी से जुड़ी हुई जजमेंट हमें देखने को मिलती है। इस जजमेंट में क्या कहा गया? देखिए, अब ये जो बेंच था ये था जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस बी आर गवई, ए एस बोपन्ना, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन एंड जस्टिस बी वी नागरत्ना का ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था। इसमें जो है कहा गया दैट द पावर अंडर 319 सीआरपीसी इज टू बी इन्वोक्ड एंड एक्सरसाइज बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंटेंस वेयर देयर इज जजमेंट ऑफ कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज्ड। In the case of acquittal, the power should be exercised before the order of acquittal is pronounced। So basically ये जो पावर दी गई है क्लॉज 2 में कि आप या कोर्ट एक ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर कोर्ट को शक है कि भाई ये भी जो है यहाँ पर इस पूरे के पूरे केस में एक्यूज होना चाहिए, उसे समन कर सकता है या फिर अरेस्ट करने के ऑर्डर्स दे सकता है। तो ये जो पावर है ये किस स्टेज में यहाँ पर अप्लाई की जाएगी कोर्ट के द्वारा? तो ये कहा गया है कि बिफोर कन्विक्शन और बिफोर एक्विटल ऑर्डर इज प्रोनाउंस्ड। सो एक्विटल या फिर कन्विक्शन ऑर्डर प्रोनाउंस करने से पहले ही इस पावर को यूज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल ए को, जैसे हमने कहा कि एक्यूज्ड बनाया गया है लेकिन कोर्ट को लग रहा है कि भाई बी भी एक्यूज्ड होना चाहिए था जिसे एक्यूज्ड नहीं बनाया गया है। सो ए के कन्विक्शन या फिर ए के एक्विटल के ऑर्डर प्रोनाउंस करने से पहले ही आप बी को समन या अरेस्ट के ऑर्डर्स दे सकते हैं। Hence, the summoning order has to precede the conclusion of trial by imposition of sentence in the case of conviction। So ये 4 जजमेंट्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट्स 2022 में और 2023 में जो एग्जामिनेशंस आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इनमें सवाल पूछे जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मैं फिर एक बार बता दूं कि ये जो वर्ष है 2023, इसमें हमें अच्छे से तैयारी करनी चाहिए जुडिशरी के अपने एग्जामिनेशंस के लिए, और अच्छे से तैयारी करने के लिए आप स्टडी IQ जुडिशरी के स्मार्ट कोर्सेज का लाभ उठा सकते हो। CHAND का कोड इस्तेमाल कीजिए, डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको ये पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।